हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्त हम लोग क्विज चालू कर दिए हैं। कल का मेरा क्वेश्चन क्या था बाबू? कल का मेरा क्वेश्चन था क्या चीज? बताइए जल्दी से। कल का क्वेश्चन जल्दी से बताइए क्या था दोस्तों। अगले दिन के लिए मेरा क्वेश्चन है कि बताइए। हाँ, कल का मेरा क्वेश्चन था कि हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है कि बताइए सीरी का किला का निर्माण किसने किया था? सीरी किला का निर्माण किसने किया था? इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आ रहा होता, नहीं तो अगले दिन मैं जरूर बताऊंगा कि सीरी के किला का निर्माण किसने किया था। आइए हम लोग घटना चक्र के बुक का साइंस क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक। टरबाइन या डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी विद्युत ऊर्जा का किस में परिवर्तित होता है? मैकेनिकल एनर्जी में, यानी मैकेनिकल ऊर्जा को। यानी टरबाइन या डायनेमो द्वारा क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अर्थात सर मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर होता है, यानी बदलता है। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है, तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, वह कहलाता है तो बैटरी। बैटरी क्या करता है बाबू? विद्युत ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बैटरी क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बैटरी किसे कहते हैं? तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। 10वां में खूब रट ले रहेंगे सर जी। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। यानी कम वोल्टेज पर अगर मोटर चालू करते हैं तो वह जल जाते हैं, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं। वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है, जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है, इसलिए वह क्या होता है? जल जाता है। फैराडे स्थिरांक क्या है? तो सार्वभौमिक स्थिरांक को क्या कहते हैं? फैराडे स्थिरांक, यानी सार्वभौमिक स्थिरांक को फैराडे स्थिरांक कहते हैं। वह धातु जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, यानी विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में किसे प्रयोग करते हैं? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। टंगस्टन का संकेत पूछ दे तो कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। टंगस्टन का परमाणु संख्या पूछ दे तो 74। कितना? 74। अगर पूछ दे कि 74 का टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट पूछ दे तो कितना होता है बाबू? 3300 से 3500 डिग्री सेल्सियस। 3300 से 3500 डिग्री सेल्सियस यही टंगस्टन का होता है। निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग कैलकुलेटर में किया जाता है। कैलकुलेटर में किस बैटरी का प्रयोग किया जाता है? निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर तथा कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाता है। कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाता है। निकेल कैडमियम बैटरी का उपयोग कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर और कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाता है। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है बाबू? टंगस्टन का। कह रहा है कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान, जो विद्युत बल्ब जलता है ना, तो उसके तंतु का तापमान कितना डिग्री होता है? तो 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस के मध्य। यानी कोई बल्ब अगर जलता है ना, तो जलते हुए बल्ब के तंतु का तापमान अगर पूछ दे ना, तो 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। जो त्वरित चालक होता है वह इमारतों को नष्ट होने से बचाता है। ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। दोनों सही है, दोनों सही है। और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। यानी आर जो है बाबू ए का सही स्पष्टीकरण है। अच्छा सर, और क्या? तो त्वरित चालक क्या करता है? इमारतों को नष्ट होने से बचाता है। इमारतों को नष्ट होने से। आइए दोस्त, करेक्ट। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। यानी त्वरित चालक बता दिए ना, त्वरित चालक किसका बना होता है? किस धातु का? तो कॉपर का। किसका? कॉपर का। यानी कॉपर का त्वरित चालक बना होता है। तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए तो आधार सिरे से। यानी तीन पिन बिजली के प्लग में, तीन पिन बिजली के प्लग में, तीन बिल वाला आता है ना, बिजली के प्लग हो खोसने वाला,
तो कह रहा है कि प्लग में सबसे लंबे बिल को जोड़ना चाहिए, तो आधार सिरे से, अर्थात करने का मतलब है कि अर्थ सिरे से। किससे? अर्थ सिरे से। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग किया जाता है तो सुरक्षा के लिए। विद्युत उपकरण में बाबू अर्थ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सुरक्षा उपकरण के लिए। किसके लिए? सुरक्षा उपकरण के लिए। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे समान। और मान जो आओ, आइए देखिए, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं होती है, यानी आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती हैं यदि वे हो समान विभव पर। अगर कोई भी दो वस्तु समान विभव पर हो तो उन दोनों के बीच विद्युत धारा सप्लाई नहीं हो सकती है। यानी विद्युत देखिए, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वह समान विभव पर हो। यानी दोनों का जब समान विभव रहेगा ना तो उसमें विद्युत धारा सप्लाई नहीं होगा। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? चांदी। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? तो चांदी। माइका, तांबा, स्वर्ण तथा चांदी में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? चांदी। विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी है। मेंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में सही कथन क्या है? तो फ्यूज का गलनांक निम्न होना चाहिए। फ्यूज का गलनांक निम्न होना चाहिए और उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। यानी प्रतिरोधकता उच्च, गलनांक निम्न होना चाहिए। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्यूज जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है बाबू? तो फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, यानी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। कौन? फ्यूज। फ्यूज विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की विशेषता होती है तो उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक। यानी फ्यूज के तार की प्रतिरोधकता क्या होती है? उच्च होती है और गलनांक क्या होता है बाबू? निम्न होता है। गलनांक निम्न होता है। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। उसका गलनांक क्या होता है? कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। अभी बताया ना मैं। हैलोजन लैंप का तंतु होता है तो टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का। जो हैलोजन लैंप होता है ना उसका पूछ देगा कि तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का। टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का। एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है। एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है। अच्छा, धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से उष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। उष्मा ऊर्जा। चलिए दोस्त, घरेलू विद्युत धारा स्थापन मूलतः समानांतर क्रम संबंधन है। यानी घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः किस क्रम में? यानी घरेलू जो विद्युत तार होता है ना किस क्रम में जोड़ा जाता है बाबू? समानांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का उपकरण युक्त तार क्या होता है? तो उदासीन तार। कौन सा होता है? यानी जो दोस्त काला कलर का तार होता है ना तो वह उदासीन का। लाल जो है लाइव वायर का, हरा जो है, ग्रीन जो है किसका प्रतीक है? अर्थ के। किसका? अर्थ के। ठीक है। अच्छा, मानव शरीर के प्रतिरोध के परिमाण कितना होता है? यानी मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है बाबू? तो 10 के पावर 4 से 10 के पावर 6 ओम होता है। कहीं 10 के पावर 6 ओम भी दोस्तों देखने को मिलता है, कहीं 10 के पावर 4 ओम भी। तो 10 के पावर 4 से 10 के पावर 6 ओम तक होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में होती है तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर, यानी आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। किसमें? तो सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। यानी CFL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है। किसका फुल फॉर्म? CFL का। अच्छा जी, LED क्या होता है? तो LED लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस यानी CFL की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करता है। देखिए ये दोनों यानी सही है ये कि जो LED है ना बाबू वह CFL की अपेक्षा अधिक सेवा प्रदान करता है। अच्छा, लाइट इमिटिंग डायोड यानी कहने का मतलब है कि LED CFL की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होता है।
यानी एलईडी जो है ना सीएफएल के कंपैरिजन में अधिक ऊर्जा दक्ष होता है, अधिक ऊर्जा दक्ष होता है। तो यह दोनों कथन सही है और आर जो है एक का सही स्पष्टीकरण है। चलिए दोस्त, हम लोग अब इतिहास की ओर बढ़ते हैं। इतिहास में अगला मेरा क्वेश्चन होगा। चलिए इतिहास का हम लोग सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं। बघात रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1850 में। यानी बघात जो रियासत है ना बाबू, उसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? 1850 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया था वह लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी था। और लॉर्ड डलहौजी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने वाला प्रथम राज्य पूछेगा तो कौन है? सतारा। कौन सा है? 1848। 1848। अवध 1856। अवध 1856। अवध 1856। पंजाब कहेगा था 1849। पंजाब कब? 1849 में। एक और है करौली कब? तो 1855। करौली 1855 में। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के जिस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था वह लॉर्ड डलहौजी था। बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब क्वेश्चन भाई साहब कि लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम क्या था? तो जेम्स एंड्रयूज रैमजे। जेम्स एंड्रयूज रैमजे, याद रखेगा जेम्स एंड्रयूज रैमजे, ये जनरली लड़का के याद नहीं रहता है। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के जो लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था ना, उसका वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रयूज रैमजे। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों के विलय का सही क्रम है तो सबसे पहले सतारा, उसके बाद में संबलपुर और लास्ट में झांसी का विलय हुआ था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी लॉर्ड एलनबरो के समय में। यानी लॉर्ड एलनबरो के समय में अंग्रेजों का द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था? 1843 में। यानी सिंध पर ब्रिटिश कब कब्जा किए थे? 1843 ईस्वी में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, यानी जब अवध जो साम्राज्य था उसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था अवध राज्य का, तो उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम था। जेम्स आउट्रम था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी वह कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था तो बम्बई से थाड़ी के बीच। बम्बई से कब? 16 अप्रैल 1853 में। 34 किलोमीटर। क किलोमीटर? भारत में रेलवे लाइन शुरू हुई थी 1853 ईस्वी में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला जो रेलवे है भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ की थी। भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ की थी। कौन बाबू? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड डफरिन के समय में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में। एक कहने का मतलब समझ रही है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य में अंतिम विस्तार, यानी इसके बाद अब ब्रिटिश साम्राज्य में कोई भी राज्य नहीं मिला था, तो वह कौन सा ऐसा शासक था, कौन सा ऐसा गवर्नर था जिसके कार्यकाल में ही अंतिम साम्राज्य का विस्तार हुआ था, इसके बाद साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ था। तो कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिने ने ही, लॉर्ड डफरिने के समय में 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। अगर बीजेपी पार्टी की स्थापना पूछ दी है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1980 में। कब? 1980 में। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले थे कौन? तो लॉर्ड डलहौजी। यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले थे कौन बाबू? तो लॉर्ड डलहौजी। कौन है? लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में बाबू? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। बताओ, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। किसने सुनाया था महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र? तो लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। 1858 में किसका शासन, कौन गवर्नर थे? तो लॉर्ड कैनिंग। अब भारत 1857 की क्रांति किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। आइए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था?
तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 के साम्राज्ञी की घोषणा ने। यानी गोद निषेध प्रथा किसने अपनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी। गोद निषेध प्रथा किसने अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी। अब क्या हुआ कि 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा में हो गया कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया। तो 1858 के साम्राज्ञी की घोषणा से। कोई दिक्कत? देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था तो 1877 ईस्वी में। कब? 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी। भाई साहब, साम्राज्ञी का अर्थ क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा कि साम्राज्ञी का मतलब क्या होता है। भारत का साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को कब नियुक्त किया गया था? 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था तो लॉर्ड एलेनबरो। लॉर्ड एलेनबरो कब समाप्त किया था? 1843 में। 1843 में। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। अस्थायी बंदोबस्त पद्धति किसने लगाया था, लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अच्छा, सहायक संधि किसने स्वीकार किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली। अब व्यापकगत सिद्धांत किसका था? लॉर्ड डलहौजी का। 1857 के विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। किसके समय में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। अच्छा जी, 1829 का 17वां रेगुलेशन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। अस्थायी बंदोबस्त कब प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगर अस्थायी बंदोबस्त की बात करें कि कब प्रारंभ किया गया था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में। सर जॉन शोर निष्क्रियता के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सर जॉन शोर। निष्क्रियता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था बाबू? तो सर जॉन शोर। सिंध का विलय हुआ था किसके समय में? लॉर्ड एलेनबरो के समय में। लॉर्ड एलेनबरो के समय में। रविवार की छुट्टी लॉर्ड एलेनबरो के समय में 1843 से। दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलेनबरो के समय में 1843 ईस्वी से। अच्छा जी, लॉर्ड डलहौजी के समय में अवध का विलय 1856 ईस्वी में हुआ था। 1856 ईस्वी में अवध का विलय किस में हुआ था? अंग्रेजी राज्य में, अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में 1799 में। इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था। टीपू सुल्तान को लिटिल कारपोल के नाम से जाना जाता है और टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलयकरण कब किया था? 1856 में। लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में किया था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। इसी के यानी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना एलेन ऑक्टेन ह्यूम यानी एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी बेमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। देखिए, चार्टर एक्ट 1833 पारित होना था किसके समय में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1833 के चार्टर एक्ट पारित हुआ। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ हुआ था किसके समय में? तो लॉर्ड लिटन के समय में। लॉर्ड लिटन के समय में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध प्रारंभ हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध प्रारंभ हुआ था किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में। राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी तो चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ को ही क्या कहते हैं? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता यानी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक है, यह पेपर में कई बार पूछा है। तो इसमें यह नहीं है, सवाल में यह है बाबू कि राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 से 18 ईस्वी के अधीनस्थ संधि की बातचीत की किसने? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने। वह गवर्नर जो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था तो जॉन लॉरेंस यानी चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति कह देगा कि किसका है? तो जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी किसके समय में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके समय में? कब? 1872 ईस्वी में। आप पूछेगा कि भारत में नियमित जनगणना कब से? तो 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से। लॉर्ड रिपन के समय से। पूछेगा कि सर्वप्रथम किस देश में 10वीं जनगणना की शुरुआत हुआ था? तो अमेरिका में। कहां से बाबू? अमेरिका में।
यानी अमेरिका में 10 की जनगणना कहने का मतलब है कि 10 साल पर, हर 10 साल पर जनगणना होना किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से। 10 की जनगणना की शुरुआत किस देश में हुआ था, अमेरिका में। देखिए वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई जब भ्रमण करने गए थे, यानी घूमने के लिए गए थे, एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड मेयो की हत्या। लॉर्ड मेयो की हत्या भारत के अंडमान निकोबार राज्य में हुआ था। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था कौन, तो लॉर्ड लिटन। कौन बाबू, लॉर्ड लिटन। भारत का वायसराय सबसे दीर्घकालीन तक रहा था किसने, तो लॉर्ड लिनलिथगो ने और लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, इनका 2-2 बार कार्यकाल था, यानी द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन है, तो लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिन। इसी के समय में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, नहीं, और लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन था। ये दोनों का सर्वाधिक, गवर्नर जनरल में दोनों का सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं कब बनाई गई थी, 1882 में सशक्त की गई थी, लॉर्ड रिपन द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था बाबू, तो लॉर्ड रिपन के समय में 1883 में, सॉरी 1883 में। बहुत बार पूछा है पेपर में, गौर फरमाइएगा दोस्त कि इल्बर्ट बिल, कौन बिल, इल्बर्ट बिल कब पारित किया गया था, तो 1983 में। 1883 किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। इसमें हुआ था क्या, यानी इल्बर्ट बिल था क्या, तो सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाए गए अयोग्यताओं को हटाए जाने से, यानी कहा गया कि यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से संबंधित था कौन, इल्बर्ट बिल। इसमें हुआ था क्या ना कि यूरोप के जो लोग हैं ना, उसका मामला की सुनवाई कोई भी भारतीय न्यायाधीश नहीं कर सकते थे। बात समझ में आ रहा है, यूरोप के कोई भी व्यक्ति पर अगर मुकदमा है या कोई मामला है कोर्ट वाला, तो उस पर कोई भी भारतीय न्यायाधीश कार्य नहीं कर सकता था, सजा नहीं सुना सकता था। जब भी सुनाता था तो यूरोपीय न्यायाधीश ही सुनाता था। तो इसमें क्या किया गया कि हटा दिया गया, जिससे यूरोप वासियों में क्या हो गई, नाखुशी छा गई, यानी वो लोग उदास हो गए। किसके खिलाफ, तो अपने जो देश के गवर्नर थे, यानी जो उसके समय में शासक थे, यूरोपियों के खिलाफ ही हो गए, वो अपने में बगावत। और जो हिंदुस्तान के न्यायाधीश थे, इसमें थोड़ा सा झगड़ होने लगा कि आप लोग को छूट मिल गया। समझ में आ रहा है ना। भारतीय न्यायाधीशों की खुशी की बात थी कि हमें मिला, पावर मिला। ठीक, महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों की सीमित करने तथा स्थानीय शासन के आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके समय में, तो लॉर्ड रिपन के समय में। पेपर में दोस्त कई बार क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। इसी में बच्चा और महिलाओं के कार्य की अवधि डिसाइड किया गया कि आपको इतना घंटा से अधिक काम नहीं करना है। तो फैक्ट्री अधिनियम सर्वप्रथम किसके समय में, तो लॉर्ड रिपन के समय में। भारत में स्थानीय स्वायत्ता का जनक किसे कहा जाता है, यानी स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है दोस्त, हम यहीं पर क्विज को समाप्त करते हैं। आपको अगर यह क्विज अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना जरूर ना भूलें। ठीक है, अपने ग्रुप में दोस्तों को जरूर शेयर करें। अरे आपके पास तो जरूर ग्रुप होगा दोस्त। ठीक है, प्लीज आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना एक ना भूलें। ठीक है, हम लोग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।